नमस्कार। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। यहाँ हम जानेंगे हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें। मैं हूँ आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। लेकिन पहले डालते हैं एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत और टीएमटी ऑब्जर्वेटरी के बीच करार। भारत अब आधिकारिक रूप से पूरी तरह हुआ इस प्रोजेक्ट में शामिल। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अपने क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करेगा इसरो। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून बड़े स्तर पर प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाने की दिशा में कार्यरत। गुजरात के एक छात्र ने बनाया रोबोटिक रोवर। खतरनाक या मुश्किल स्थानों पर जाकर जुटा सकता है जानकारी। और खोज खबर में आज चर्चा का विषय है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV एड्स। और अब खबरें विस्तार से। भारत दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को बनाने में मदद कर रहा है। 30 मीटर डायमीटर का ये टेलीस्कोप हवाई द्वीप के मौना किए पहाड़ पर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में इस संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर विजय राघवन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री हर्षवर्धन की उपस्थिति में एक करार पर हस्ताक्षर किए। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे उन्नत टेलीस्कोप को बनाने जा रहे देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। 30 मीटर टेलीस्कोप TMT प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी के समझौते पर 2 दिसंबर को विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर के विजय राघवन ने दस्तखत किए। इस मौके पर विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। 24 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। समझौते के तहत भारत इस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में 10% की हिस्सेदारी करेगा। इसी अनुपात में भारतीय वैज्ञानिक साल में करीब 30 से 35 दिन इसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए कर पाएंगे। भारतीय शोधकर्ता TMT के लिए जरूरी कई अहम पुर्जे बनाएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों के पास टेलीस्कोप के 492 टुकड़ों को एक मिरर की शक्ल में जोड़ने की चुनौती भी होगी। इन सभी टुकड़ों को कुछ नैनोमीटर तक की सटीकता से जोड़ना होगा। इसके लिए सेंसर्स और खास सॉफ्टवेयर के अलावा कई दूसरे अहम सिस्टम भी भारतीय वैज्ञानिकों को विकसित करने होंगे। इन सिस्टम्स को विकसित करने में कई भारतीय कंपनियां शामिल होंगी। 30 मीटर टेलीस्कोप तैयार होने के बाद दुनिया का सबसे उन्नत ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। इसका प्राइमरी मिरर 30 मीटर व्यास का होगा और 1.44 मीटर डायामीटर वाले 492 छोटे मिरर से मिलकर ये बना होगा। ये दुनिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप से 9 गुना ज्यादा दूर की चीजों को देख पाएगा। TMT टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित हबल टेलीस्कोप से करीब 150 गुना बेहतर है। उम्मीद की जा रही है कि TMT टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष की उत्पत्ति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। टेलीस्कोप से मिला डेटा इस बात पर भी रोशनी डालेगा कि तारे और असंख्य आकाश गंगाएं कैसे बनी। टेलीस्कोप को अमेरिका के हवाई द्वीप में समुद्र से 4200 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर लगाया जाएगा। TMT पर खर्च होने वाले करीब 1.4 करोड़ डॉलर्स में से भारत 14 लाख डॉलर खर्च करेगा। भारत के अलावा चीन, जापान, कनाडा और अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अब इसरो भी मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसरो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में GSLV Mark 3 का परीक्षण करने जा रहा है और इसी के साथ एक टेस्ट क्रू मॉड्यूल भी भेजा जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मंगलयान की कामयाबी को पूरी दुनिया ने सराहा। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के जरिए अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का अपना GPS होगा। इसरो अब स्पेस में इंसानों को पहुंचाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसकी संभावनाएं तलाशने के लिए इसरो ने GSLV Mark 3 रॉकेट की प्रयोगात्मक फ्लाइट की योजना बनाई है। खबरों के मुताबिक रॉकेट को इस महीने 15 से 20 दिसंबर के बीच सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा जाएगा। प्रयोग के तौर पर रॉकेट के साथ क्रू मॉड्यूल को प्रक्षेपित किया जाएगा। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर की अगुवाई वाले इस मिशन को क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी केयर मिशन नाम दिया गया है। GSLV Mark 3 अब तक का इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट है। भारतीय क्रायोजेनिक तकनीक के इंजन से लैस ये रॉकेट 4 टन तक के भार को अंतरिक्ष में ले जा सकता है।
केयर मिशन के तहत एक मानव रहित क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक मिशन के जरिए इस बात की जांच करेंगे कि ये मॉड्यूल धरती की कक्षा में वापस लौटते वक्त घर्षण से पैदा होने वाले तापमान को झेल सकता है या नहीं। मॉड्यूल में जिन 3 पैराशूट्स को पैक किया जाएगा, उनमें से 31 मीटर के आकार वाला भारत का अब तक का सबसे बड़ा पैराशूट भी शामिल है। लॉन्चिंग के कार्यक्रम के मुताबिक 126 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉड्यूल को GSLV रॉकेट से अलग किया जाएगा। मॉड्यूल करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण में प्रवेश करेगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर से करीब 600 किलोमीटर दूर सुरक्षित गिरेगा। इसरो के मुताबिक ये पहला मौका होगा जब 3000 किलो से ज्यादा वजन का कोई मॉड्यूल इतनी ऊंचाई से परखा जाएगा। पूरी परियोजना पर करीब 155 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर मिशन केयर कामयाब रहा तो इसरो की अगली मंजिल GSLV M3 पर सवार हिंदुस्तानियों को आसमान के पार पहुंचाना होगी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के कचरे से शुद्ध पेट्रोल, डीजल और LPG गैस बनाने में सफलता हासिल की है और अब संस्थान ऐसे प्लांट तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है जिसमें ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग हो सके। इससे न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जाने वाले प्लास्टिक से निजात मिलेगी, बल्कि पेट्रोल और डीजल के रूप में ईंधन प्राप्त हो सकेगा। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां देश में बढ़ती आबादी के कारण ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी ओर प्लास्टिक के बने सामान का बढ़ता इस्तेमाल और उससे निकलने वाला कचरा भी चिंता की कम बड़ी वजह नहीं है। अब CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने एक ऐसी खोज की है जिससे दोनों समस्याओं को एक साथ सुलझाया जा सकता है। CSIR IIP ने गेल के साथ मिलकर एक ऐसी अनोखी तकनीक विकसित की है जिससे पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन जैसे बेकार प्लास्टिक को पेट्रोल, डीजल या LPG गैस में तब्दील किया जा सकता है। इसके तहत सबसे पहले ऐसे प्लास्टिक को हीट और कैटलिस्ट यानी ऊष्मा और उत्प्रेरक के सहारे क्रूड ऑयल में बदला जाता है और फिर कंडेंसेशन और फ्रैक्शनेशन यानी संघनन और विघटन के जरिए उसमें से डीजल और पेट्रोल जैसे तरल हाइड्रोकार्बन्स अलग कर लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के दौरान पैदा हुई हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल LPG के लिए किया जा सकता है। Our process is highly scientific oriented, wherein we have used a very unique catalyst which convert that whatever the vapors which are coming to different products which are of very superior quality. You can say that Euro 4, Euro 5 specs also, because sulfur is zero and all these transportation fuel, their main important is sulfur, and since the raw material does not contain sulfur and because of the catalyst which we are using, so all chemical changes they are taking place, and because of the internal rearrangement of molecules we are getting fuel properties. हालांकि इससे पहले भी प्लास्टिक से ईंधन पैदा करने के कई दावे किए जा चुके हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है जब नतीजा ईंधन के लिए जरूरी मानकों पर खरा उतरा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस नई प्रक्रिया के सहारे 1 किलो क्लीन पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिलीन जैसी बेकार चीज से 650 ml से 700 ml तक पेट्रोल और करीब 800 से 850 ml तक डीजल पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा करीब 450 से 500 ml तक एरोमेटिक्स और LPG पैदा होगी, सो अलग। इस तरीके से पैदा किए गए पेट्रोल और डीजल यूरो 3 के ज्यादातर मानकों को पूरा करते हैं। फिलहाल इनका प्रयोग पैसेंजर कार में किया गया है, जिसका प्रदर्शन कमर्शियल गाड़ियों के ईंधन के बराबर साबित हुआ है। CSIR IIP की इस अनोखी तकनीक से अब एक नई उम्मीद बंधी है कि आने वाले वक्त में ईंधन के स्थायी उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण को भी बेकार प्लास्टिक के खतरे से छुटकारा मिल पाएगा। गुजरात के एक स्कूल स्टूडेंट ने एक ऐसा रोबोटिक रोवर बनाया है जो 26/11 जैसे हमलों में बहुत ही कामयाब साबित हो सकता है और ऐसे स्थानों पर जाकर स्थिति का पता लगाया जा सकता है जहां मानव का जाना खतरनाक या मुश्किल हो सकता है।
औद्योगिकीकरण के इस दौर में तकनीक जान माल की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं से निपटने में भी काफी हद तक कारगर साबित हो रही है। गुजरात के एक छात्र ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो ऐसे मुश्किल वक्त में बेहद कम वक्त में न सिर्फ खतरे को सूंघ सकता है बल्कि उसे बड़ी सफाई से नाकाम भी कर सकता है। स्पाई रोवर नाम के इस रोबोट को इस तरह बनाया गया है कि ये दुर्गम से दुर्गम और खतरनाक जगहों पर भी बड़ी आसानी से पहुंचकर अहम जानकारियां हासिल कर सकता है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है स्पाई रोवर और ये आर्मी के यूज़ में आ सकता है। जैसे 26/11 ताज होटल में हुआ था, वहाँ कोई सोल्जर अंदर नहीं जा सका था, तो हम ऐसे रोबोट्स भेज सकते हैं जिसमें ये टेलीप्रेजेंट मिशन कर सकता है। स्पाई रोवर से रेलगाड़ियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ साथ संवेदनशील जगहों और यहाँ तक कि गहरे पानी में भी काम लिया जा सकता है। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल खतरनाक विस्फोटक और बम ढूंढने के काम में किया जा सकता है। ये रोवर कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये असमतल और चट्टानी सतह पर तो कारगर है ही, जरूरत पड़ने पर ये बेहतर नतीजे के लिए 360 डिग्री तक घूम भी सकता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से ये जानकारी सामने आई है कि तेंदुए मानव बस्तियों के पास रहना पसंद करते हैं। ये अध्ययन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के वन्यजीव विज्ञानियों द्वारा किया गया। इस अध्ययन के लिए 5 तेंदुओं को रेडियो कॉलर लगाकर लगातार उन पर स्टडी की गई। आमतौर पर यह माना जाता है कि जंगली जानवर इंसानों की बस्ती के आसपास नहीं रह सकते और जहाँ कहीं ऐसा होता है वहाँ इंसानों और जानवरों के बीच अक्सर भिड़ंत होती रहती है। खासकर मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों में जिस तरह तेंदुओं की आवाजाही बढ़ी है, उससे इंसानों और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर बहस और तेज हो गई है। लेकिन वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के एक अध्ययन में तेंदुए सरीखे जंगली जानवर के बर्ताव को लेकर कुछ नई बातें सामने आई हैं। इस अध्ययन से पता चला है कि इंसानी बस्तियों के आसपास रहने वाले तेंदुए जंगली जानवर ना रहकर वहां के निवासी जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे हैं। अध्ययन में ये बात भी सामने आई है कि तेंदुओं ने खुद को इंसानों के साथ रहने लायक माहौल में ढाल लिया है और वे इंसानी बस्तियों के आसपास रहना पसंद करने लगे हैं। ये अध्ययन डॉक्टर विद्या आत्रेया की अगुवाई में वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने किया है। शोधकर्ताओं के एक दल ने इसके लिए रेडियो कॉलर वाले 2 नर और 3 मादा तेंदुओं पर प्रयोग किया। इन तेंदुओं को इंसानों की आबादी वाले इलाकों से पकड़ा गया था, लेकिन इन्होंने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया था। इनमें से 2 रेडियो कॉलर तेंदुओं को वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा गया। बाकी के 3 तेंदुओं को उसी जगह छोड़ा गया जहां से उन्हें पकड़ा गया था। उसके बाद शोधकर्ताओं ने करीब 1 साल तक इन तेंदुओं पर नजर रखी। दल ने ये पाया कि जिन 2 तेंदुओं को वहां से दूर छोड़ा गया था, उनमें से एक वहां से करीब 89 किलोमीटर दूर और दूसरा करीब 45 किलोमीटर दूर तक के इलाके में पहुंच गया। लेकिन जिन 3 तेंदुओं को इंसानी बस्तियों के पास ही छोड़ दिया गया था, वे ज्यादा दूर नहीं गए और उसी इलाके के आसपास बने रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान इन तीनों तेंदुओं ने वहां रहने वाले इंसानों से दूरी भी बनाए रखी। इस अध्ययन से शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि तेंदुओं ने खुद को इंसान बहुल इलाकों में रहने के माहौल में ढाल लिया है, जबकि बाघों का स्वभाव इसके ठीक विपरीत होता है। यानी तेंदुए भी जंगली सांडों, लकड़बग्घों और नीलगायों की तरह इंसानी बस्तियों के करीब रहना ही पसंद करने लगे हैं। इस अध्ययन से ये भी पता चला है कि इंसानों के करीब रहने के बावजूद तेंदुए उनके सामने नहीं आना चाहते और जब तक उन्हें उकसाया नहीं जाए वे इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इस अध्ययन से साफ है कि इंसान और जानवर बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए कैसे साथ साथ रह सकते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। एड्स दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पिछले 3 दशकों में इस बीमारी के वायरस के कारण 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
शरीर में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के प्रभाव में आने के कारण ही लोग इसका शिकार होते हैं। इसके प्रभाव में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको के सहयोग से देश में HIV एड्स को रोकने की मुहिम पिछले कई सालों से चलाई जा रही है और इन्हीं कोशिशों के कारण संक्रमण में 57% की कमी दर्ज की गई है। क्या है ये बीमारी और क्या है हमारे देश में इसकी स्थिति, जानेंगे अपने सेगमेंट खोज खबर में। कहने की जरूरत नहीं कि 21वीं सदी में इंसान की सेहत को अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो एड्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साल 2013 में दुनिया में HIV के करीब 3.5 करोड़ मरीज थे। इनमें से करीब 32 लाख 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इसी साल एड्स ने करीब 15 लाख लोगों की जान ली। सरकारों और साइंसदानों के लिए इस बीमारी की दवा आज भी एक सपना बनी हुई है। UN के आंकड़े बताते हैं कि HIV मरीजों के मामले में भारत का नंबर 3रा है। देश में ऐसे करीब 21 लाख मरीज हैं, यानी एशिया पैसिफिक में HIV के शिकार 10 लोगों में से 4 हिंदुस्तानी हैं। अब ये स्थापित हो चुका है कि HIV वायरस पश्चिमी मध्य अफ्रीका से 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में फैला। बीमारी का पता सबसे पहले अमेरिका में चला। HIV वायरस की पहचान इसी दशक के बाद के हिस्से में हुई। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में चेन्नई में दर्ज किया गया था। दरअसल एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स नाम की बीमारी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV नाम के वायरस के संक्रमण से होती है। HIV के मरीज अक्सर बुखार, सिर दर्द, थकान और मांसपेशियों में दर्द भी महसूस करते हैं। एड्स HIV संक्रमण की आखिरी अवस्था को कहा जाता है, जिसमें मरीज का प्रतिरोधक तंत्र काम करना बंद कर देता है और शरीर को इन्फेक्शन और कैंसर से बचाना नामुमकिन हो जाता है। HIV वायरस सिर्फ खून, वीर्य और दूध जैसे इंसानी द्रव्यों के जरिए ही फैलता है। एड्स के फैलने की सबसे बड़ी वजह असुरक्षित यौन संबंधों को माना जाता है। HIV से संक्रमित सुई का इस्तेमाल इस मामले में दूसरे नंबर पर आता है। HIV संक्रमित मां से बच्चे तक भी ये बीमारी पहुंच सकती है। एड्स की जांच के लिए आमतौर पर एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं। इन्हें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी एलाइजा या वेस्टर्न ब्लॉट्स कहा जाता है। भारत में एड्स के मरीजों के साथ होने वाले सुलूक को देखते हुए HIV की रिपोर्ट को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। लेकिन आम लोगों को भी याद रखने की जरूरत है कि HIV वायरस साथ बैठने, हाथ मिलाने, जूठा खाने या पीने और गले लगने से नहीं फैलता। बीमारी से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए सरकार ने 1986 में नेशनल एड्स कमेटी का गठन किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली ये कमेटी ही HIV मामलों पर नजर रखने वाले संगठन द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी NACO का आधार बनी थी। NACO के जिम्मे न सिर्फ HIV के डेटा को इकट्ठा करना है, बल्कि मरीजों की केयर का भी इंतजाम करना है। NACO की ही कोशिशों का नतीजा है कि पिछले दशक में भारत में एड्स से होने वाली मौतों में 25% की गिरावट आई है। फिर भी ये याद रखने की जरूरत है कि एड्स के खिलाफ सबसे अच्छी दवा आज भी परहेज ही है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों से में। 8 दिसंबर 1730 में जन्म हुआ था डच वैज्ञानिक जॉन इंगेनहॉस का। पहली बार इन्होंने ही प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में होने वाली श्वसन क्रिया का पता लगाया था। अपने शोध के दौरान इन्होंने देखा कि सूर्य के प्रकाश में पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जबकि अंधेरे में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि ये प्रक्रिया सिर्फ हरे पौधों में पाई जाती है।
9 दिसंबर 1742 में जन्म हुआ था जर्मन स्वीडिश औषधि निर्माता यानी फार्मासिस्ट कार्ल विल्हेम शील का। पहली बार कार्ल ने ही स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज की थी, लेकिन जोसेफ प्रीस्ले ने ऑक्सीजन की खोज संबंधी अपने शोध पत्र इनसे पहले प्रकाशित कर दिए थे, इसलिए उन्हें भी ऑक्सीजन के खोजकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। 10 दिसंबर वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये पुरस्कार स्वीडन के राजा द्वारा 6 विजेताओं को दिए गए थे, जिनमें से एक पुरस्कार रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा व साहित्य के लिए था, जबकि शांति के लिए 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया था। उस वक्त अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। 11 दिसंबर 1843 को जन्म हुआ था जर्मन फिजिशियन रॉबर्ट कोच का। कोच को सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र के अग्रणी शोधकर्ताओं में शुमार किया जाता है। इन्होंने कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, गिल्टी रोग आदि के विषाणुओं को पहचानकर उन्हें आइसोलेट करने में सफलता हासिल की थी। 13 दिसंबर 1835 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद समंता चंद्रशेखर का। 4 वर्ष की आयु में ही शुक्र की स्थिति का अनुमान लगाकर इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इन्हें पारंपरिक भारतीय खगोल विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए खास तौर पर पहचाना जाता है। खगोलीय पिंडों का पता लगाने के लिए इन्होंने खुद से ही आधुनिक यंत्रों का निर्माण भी किया था। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों की दिशा में बेहतर पहल को प्रोत्साहित करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने भारत की 4 जमीनी परियोजनाओं को सम्मानित किया है। जिन्हें ये सम्मान मिला है उनमें ठोस अवशिष्ट पदार्थों के कारगर निपटारे की दिशा में काम करने वाले कोलकाता के ट्रैश टू कैश और बारिश के पानी के प्रबंधन और ऊर्जा की खपत कम करने की दिशा में प्रयासरत गुजरात के भुंगरू के नाम शामिल हैं। इनके अलावा हिमालयन क्षेत्र में बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली को भी सम्मान के लिए चुना गया है। रॉयल सोसाइटी की नई वैश्विक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि भारत में वर्ष 2090 तक बाढ़, सूखा, चक्रवात और गर्म हवाओं जैसी कुदरती आपदाओं में और बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु और डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से ऐसी आपदाओं में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसी आपदाओं से मुकाबला करने के लिए इंजीनियरिंग के पारंपरिक तरीकों और आधुनिक तरीकों को साथ में लेकर चलना होगा। पर्यावरण के मौजूदा नियमों की समीक्षा करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति ने जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य फसलों के अंधाधुंध प्रयोग पर चेतावनी जारी की है। कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में इस समिति ने पर्यावरण से जुड़े 6 कानूनों की समीक्षा करते हुए मौजूदा नियामक प्रणाली को दुरुस्त करने का सुझाव दिया है। समिति ने GM खाद्य फसलों के नजदीकी और दूरगामी दुष्प्रभावों की ओर भी इशारा किया है। भूवैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले खनिज की पहचान कर ली है। पृथ्वी के सबसे निचले तल पर पाए जाने वाले इस खनिज का नाम जाने माने भूवैज्ञानिक पर्सी ब्रिजमैन के नाम पर ब्रिजमैनाइट रखा गया है। सबसे ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद ये खनिज अभी तक इसलिए बेनाम था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खनिज संघ के नियम के मुताबिक किसी भी खनिज का नाम रखने से पहले उसके नमूने का परीक्षण जरूरी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के एक दल ने हाल ही में ऐसा करने में कामयाबी हासिल की। जापान ने हाल ही में हायाबुसा 2 नाम का एक स्पेस एक्सप्लोरर लॉन्च किया है, जो कि अपने 6 वर्ष की यात्रा के दौरान ये पता लगाएगा कि धरती कैसे बनी। ये एक्सप्लोरर इसके लिए दूर एक एस्टेरॉयड में विस्फोट के जरिए गड्ढा करेगा और उसके अंदर से नमूने इकट्ठा करके पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाएगा। इस एक्सप्लोरर के वर्ष 2018 तक उस एस्टेरॉयड पर पहुंचने की उम्मीद है और करीब 18 महीनों बाद वर्ष 2020 में ये वापस लौटेगा। गुजरात साइंस सिटी की मदद से गुजरात के विज्ञान और तकनीकी परिषद ने 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 2014 तक अहमदाबाद में विज्ञान मेला आयोजित किया है। इसका उद्देश्य 5वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में वैज्ञानिक रुझान बढ़ाना है।
इसमें करीब 200 से भी ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इन छात्रों को राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। ये मेला वर्ष 2006 से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इनमें से 17 मेधावी छात्रों को अमेरिका में होने वाले ISEF में भाग लेने के लिए चुना गया है। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in, या आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के अंक में इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।